हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे पता किया जाए जब रोटेशनल मैकेनिकल मोशन हो रहा है तब। ये टॉपिक काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ लें जब एक रोटेशनल मोशन हो रहा है तब। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे पहले बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करने के लिए होता है ना। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, है ना, एट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो वर्क करता है बिटवीन द टू सर्फेसेस। तो जब फ्रिक्शन हमें निकालना है तो हमें ये नहीं देखना है कि बॉडी कहाँ जा रही है, हमें ये देखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ जा रहा है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो टोटल वेलोसिटी होती है वो होती है जो सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है प्लस जो रोटेशनल वेलोसिटी है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को हम vt कहते हैं और रोटेशनल वेलोसिटी vr है जो ओमेगा आर के बराबर होती है। ओमेगा जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो vp द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होती है vt प्लस vr। अब अगर ये vp जो है ये नॉन नेगेटिव है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर ये जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब सपोज करो कि vp जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है vp, तो फ्रिक्शन जो होगा वो उसके अपोजिट लगेगा, है ना। तो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी को देख के। और वो वेलोसिटी कैसे मिलती है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो उसको वेक्टोरियली ऐड करना होता है रोटेशनल वेलोसिटी के साथ। अगर फॉर एग्जांपल कि बॉडी राइट जा रही है और रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो होगी a माइनस अल्फा आर। क्यों माइनस? क्योंकि अल्फा आर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। और अगर ये रोटेशन ऐसे हो रहा है तो अल्फा आर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो a प्लस अल्फा आर होगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी। तो ये चीज ध्यान रखना कि वेक्टोरियली जब ऐड करना है तो डायरेक्शन किधर होगी वो रोटेशन के डायरेक्शन पे डिफाइंड होगा। रोटेशनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। अच्छा, अब हम थोड़े सिनारियोज देख लेते हैं जो काफी कॉमन होते हैं। इन हर एक सिनारियो में फ्रिक्शन कितना होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्योर रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी क्या? एक बॉडी है जो फ्लैट सरफेस पे रोटेट कर रही है और ट्रांसलेट कर रही है। प्योर रोलिंग का केस है ये। तो प्योर रोलिंग का केस है मतलब जो एक्सीलरेशन है वो अल्फा आर है, या कह लो वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर है। सॉरी, अल्फा आर, नॉट अल्फा बाय आर। ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है, जो ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है वो अल्फा आर के बराबर है, और जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो ओमेगा आर के बराबर है ना। ये कंडीशन। और कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v जो आगे की तरफ है और माइनस ओमेगा आर जो पीछे की तरफ है ना। तो ओमेगा आर पीछे की तरफ जाएगा और वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है, बॉडी प्योरली रोल कर रही है ना। तो जो पॉइंट की वेलोसिटी होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होती है प्योर रोलिंग में, वो जीरो होती है। अब जीरो है तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्राउंड से हिल नहीं रहा, इसलिए उसकी फ्रिक्शन जो होगी वो जीरो होगी। तो जब प्योर रोलिंग हो रही होती है फ्लैट सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है। तो आप बोलोगे कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है तो बॉडी रुकती कैसे है? तो बॉडी रुकती इसलिए है क्योंकि नॉर्मल जो है वो, बॉडी अगर आगे इस तरह से मोशन कर रही है तो जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ मास की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। यानी नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं होता, वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा आगे होता है। वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा आगे होता है। तो
यहाँ होगा नॉर्मल, थोड़ा सा आगे होगा, अभी मैंने ड्रॉ किया इसे, ये लाइन। तो नॉर्मल जो थोड़ा सा आगे होता है उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा व्हील का, जिसकी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा जो उसको धीरे धीरे स्लो कर देता है। मगर फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग विदाउट, जो प्योर रोलिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, उस केस में फ्रिक्शन नहीं होता है। नॉर्मल जो है वो बॉडी को रोकता है बाई प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब दूसरा केस है कि अ फोर्स एफ अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, यानी क्या है, बॉडी 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 जो है बॉडी जो है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास तो आगे की तरफ मूव करेगा, लीनियर एक्सीलरेशन होगा बॉडी का एफ बाई एम जितना, राइट। मास यहाँ पे m है, रेडियस r है, और I जो है वो k mr स्क्वायर है, k वेयर k कुड बी द जायरेशन कांस्टेंट। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर, तो वहां पे k जो है वो 2/3 है, राइट। तो उस तरह से हम अगर देखें तो अगर जब फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन तो होगा एफ बाई एम, मगर कोई टॉर्क नहीं होगा सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई हो रहा है। सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहा है तो कोई टॉर्क नहीं होगा बिकॉज द डिस्टेंस इज जीरो। तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन तो बराबर होगा ए के विच इज एफ बाई एम, और वो होगा किस तरफ, आगे की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यहां पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू मोशन टू प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क टू स्पिन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई होता है तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन करने की ट्राई करती है एफ बाई एम एक्सीलरेशन से, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो भी सेम एक्सीलरेशन से मूव करने की ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि बॉडी पे कहीं पे भी टॉर्क नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे, राइट। तो रोटेट नहीं करेगी बॉडी, ट्रांसलेट करेगी, और ट्रांसलेट कर रही है आगे की तरफ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, अब सपोज करो कि कार है, और कार के केस में क्या होता है कि कोई धक्का नहीं मारता कार को। कार के अंदर जो एक्सिस होती है, जो एक्सिस होती है वो है जो रोटेट होती है कार के व्हील में। जो एक्सेल होता है, एक्सेल, जो एक्सेल होता है वो कार के व्हील को रोटेट करता है, तो एक टॉर्क अप्लाई होता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब जैसे सपोज करो टॉर्क जो होगा वो, ये पीछे का व्हील है तो कार को वो क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है रेयर व्हील को, ठीक है। तो अगर रेयर व्हील को ये टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है तो लीनियर फोर्स तो कोई है नहीं, तो लीनियर एक्सीलरेशन कुछ होगा नहीं, तो लीनियर एक्सीलरेशन विल बी जीरो, और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो टाउ बाई आई होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, कितना, अल्फा आर जितना। समझ में आया कि ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से गोल घूम रहा है, तो अल्फा आर से पीछे की तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भागने की ट्राई करेगा। तो पीछे की तरफ अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भागने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो आगे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो आगे की तरफ लगेगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात क्या है कि सपोज करो ये एक्सेल जो है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो एक्सेल है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो पीछे के व्हील्स में प्रोड्यूस कर रहा है, तो आगे के व्हील्स में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे के व्हील में फ्रिक्शन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस आगे के व्हील को भी अभी अपने को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कौन सा फोर्स होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि ये टॉर्क जो है
इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस व्हील को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, फ्रिक्शन आगे लग रहा है। ये फ्रिक्शन जो है वो इस व्हील को स्टॉप करने की ट्राई करेगा, पीछे के व्हील को, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा ये फ्रिक्शन। मगर जो टॉर्क मिल रहा है, जो एक्सल से मिल रहा है, एक्सल से जो टॉर्क मिल रहा है वो इंजन की वजह से मिल रहा है, और वो इतना ज्यादा होगा कि ये व्हील आगे की तरफ घूमेगा। नेट टॉर्क इसका क्लॉकवाइज होगा, तो इसका भी नेट टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। तो वो नेट टॉर्क इस बैकवर्ड फ्रिक्शन से आ रहा है। तो ये याद रखना कि अगर गाड़ी में पीछे के पहियों में एक्सेल इंजन कनेक्टेड है, तो पीछे वाले व्हील्स जो हैं उनमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे घूमने की ट्राई कर रहा है, पीछे जाने की ट्राई कर रहा है। और जो फ्रंट व्हील्स हैं, जो जो इंजन से कनेक्टेड नहीं है, उनके केस में बैकवर्ड फ्रिक्शन जो होगा वो उनको क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो ऐसा केस है जहां पे एक स्फीयर है जिसको हम, जिसके सेंटर ऑफ मास से h डिस्टेंस दूर, ये h डिस्टेंस है, h डिस्टेंस दूर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये h है, सेंटर ऑफ मास से, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये जो फोर्स है इसको हमने h डिस्टेंस दूर अप्लाई किया है। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें ना तीन केसेस बनते हैं कि एच जो है वो टॉप एज के पास है, टॉप एज के पास, टॉप एज के पास होना मतलब जो एच है वो आई बाई एम आर से बड़ा है, जो एच है वो आई बाई एम आर से बड़ा है। आई बाई एम आर मतलब आई इज के एम आर स्क्वायर, राइट? तो के एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर, उससे बड़ा है एच। अगर उससे बड़ा है मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि फ्रिक्शन, जो अप्लाइड फोर्स है वो टॉप एज पे लगा रहे हैं, या तो ऐसी हाइट पे लगा रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से आई बाई एम आर डिस्टेंस से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एफ एच जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एफ एच जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो अल्फा आर जितना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो अल्फा आर होगा ये इस लीनियर एक्सिलरेशन से ज्यादा होगा। समझ में आया? ये जो अल्फा आर है, अल्फा आर पीछे की तरफ लगेगा, अल्फा आर पीछे की तरफ लगेगा, और एफ बाई एम जो है वो आगे की तरफ लगेगा। ये आगे का एक्सिलरेशन है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, और अल्फा आर जो है वो पीछे का एक्सिलरेशन है। ठीक है, तो जब फोर्स हम एच, जब आई बाई एम आर होता है तो अल्फा आर विल बिकम ग्रेटर देन एफ बाई एम। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पीछे जाने की ट्राई कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पीछे जाने की ट्राई करता है। तो पीछे जाने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो आगे की साइड लगेगा। तो ये एक बहुत स्पेशल केस है जहां पे आप जो फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर h नीचे है, अगर ये h नीचे है, लेट मी इरेज ऑल दिस। सपोज करो कि फोर्स जो है वो नीचे की साइड लग रहा है। ठीक है, नीचे लगा रहे हैं सेंटर से h डिस्टेंस दूर। ठीक है, अब अगर ये h जो अप्लाई कर रहे हैं जो सेंटर से लोअर हाफ पे है, देखिए एक चीज समझना कि ये जो h है ना, ये वाली ऊपर वाली हाइट है। ठीक है, ये ऊपर वाली हाइट है, तो सेंटर ऑफ मास से नीचे जाने पे जब भी फोर्स लगाएंगे हम, तो अब क्या होगा? ये जो नीचे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो नीचे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पहली बात तो ये F जो है ये कैसा रोटेशन प्रोवाइड करेगा? ये F इसकी तरफ ये ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा व्हील को, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सीलरेशन भी आगे की तरफ होगा, और अल्फा आर भी आगे की तरफ ही होगा। तो इसका टोटल एक्सीलरेशन जो होगा वो a प्लस अल्फा आर हो जाएगा। a प्लस अल्फा आर होने की वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आगे जाने की ट्राई कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लगेगा। तो समझ में आया? जब फोर्स यहां लगाओगे तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, और जब फोर्स यहां नीचे लगाओगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा।
और सपोज करो कि आई बाई एम आर की हाइट पे लगाया, आई बाई एम आर की हाइट पे लगाया, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा, तब जो केस होगा वो होगा रोलिंग, प्योर रोलिंग का, जहां पे a इज इक्वल टू एफ बाई एम और अल्फा आर इज इक्वल टू एफ एच आर बाई आई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप करके देखिए, अगर h जो है वो i बाई एम आर है, तो इस फॉर्मूले में i बाई एम आर डालोगे तो अल्फा आर जो होगा वो f बाई एम के बराबर हो जाएगा। तो f बाई एम के बराबर हो जाएगा, तो पॉइंट P जो है उसकी टेंडेंसी नहीं है स्लिप करने की, क्योंकि A आगे की तरफ है और F फ्रिक्शन A आगे की तरफ है और जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, तो सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है ऊपर अगर फोर्स है तो यहाँ पे अल्फा आर पीछे की तरफ होगा और दोनों बराबर होंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट पे होगा तो बेसिकली फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो 0 होगा। चलिए अब देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा। ए सिलेंडर रिलीज्ड ऑन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, तो अगर सपोज करो ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है अपना, राइट, तो इसमें क्या होगा कि सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो अल्फा जो होता है वो जी साइन थीटा होता है, क्योंकि mg नीचे लग रहा होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा जो नीचे लेके जाएगा बॉडी को, एक बॉडी है उसको mg साइन थीटा नीचे लेके जाएगा, राइट, और उसका टॉर्क जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ मास के वहां, तो ग्रेविटी का तो टॉर्क 0 होगा, तो अल्फा तो 0 है, तो बॉडी नीचे जाने की ट्राई कर रही है जी साइन थीटा के एक्सीलरेशन से, और टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेट लग रहा है, और वेट जो होता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो ओवरऑल टॉर्क 0 होगा, अल्फा 0 होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है वो जी साइन थीटा के एक्सीलरेशन से नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी वो अप द इंक्लाइन, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। आया समझ में कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिलीज किया है इंक्लाइन प्लेन पे, राइट, तो जो एक्सीलरेशन है वो जी साइन थीटा होगा नीचे की डायरेक्शन में, और वो ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का भी एक्सीलरेशन होगा, और तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन acts up the slope to create a torque that turns the object into a roll। चलो अब आया स्कीडिंग का केस। स्कीडिंग का केस क्या है, जहां पे एक सॉलिड स्फीयर सपोज कर लो जिसको आपने थ्रो किया है एक रफ फ्लोर पे, राइट, फ्लोर जो है वो रफ है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 है, और इनिशियल रोटेशन जो है वो 0 है, कोई रोटेशन नहीं दिया हमने, हमने सिर्फ उसको लीनियर वेलोसिटी दी है, वो लीनियर वेलोसिटी से हमने फेंका है बॉल को, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी क्योंकि 0 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो होगी ग्राउंड से वो v0 होगी आगे की डायरेक्शन में, तो आगे की डायरेक्शन में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जा रहा, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड। बट इसमें होगा क्या, देखिए बैकवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि एक तो उसकी लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, राइट, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी, बट एट द सेम टाइम वो बॉडी पे एक क्लॉकवाइज टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी ओमेगा जो है वो बढ़ेगी, उसकी जो ओमेगा है वो बढ़ेगी और v जो है वो घटेगा, तो एक टाइम आएगा कि v जब होगा ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, राइट, v कम होता जा रहा है और ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद v जो है वो ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, तो मतलब प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी। तो फ्रिक्शन किस तरह से वर्क करता है, फ्रिक्शन स्टार्टिंग में पीछे की तरफ लग रहा होता है और फ्रिक्शन की वजह से एक क्लॉकवाइज एंगुलर मोशन भी चालू हो जाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और जब प्योर रोलिंग बिगिन हो जाएगी तब फ्रिक्शन बंद हो जाएगा लगना। तो ये सारे सिनेरियोज से आई होप आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।